Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 18th of February. So on the first page, there are certain important news which we are going to discuss. So the first news, what the title of the news says, irregularities found during survey at BBC says इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो यहाँ पे क्या हुआ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि हमने जो अभी यहाँ पे सर्वे किया है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी के ऊपर, जिसके 2 ऑफिसेज है, दैट इज इन दिल्ली एंड बॉम्बे, तो उसमें हमने यहाँ पर इरेगुलरिटी पाई है. अब किस तरीके की इरेगुलरिटी है उसके बारे में भी यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ने जानकारी दी है कि बेसिकली ये टैक्स इवेजन में यहाँ पर इन्वॉल्व थे. हमने ट्रांसफ़र प्राइसिंग भी बेसिकली समझा था कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है, जिसके तहत यहाँ पे इंडिया में टैक्स कम दिया जाए और अपनी जो दूसरी सब्सिडरीज है या अपने जो दूसरे कंट्रीज़ में ऑफिसेज है उसके थ्रू कुछ ट्रांजेक्शन्स को, कुछ सर्विसेज को यहाँ पर जो बीबीसी कंपनी है वो रूट करती थी. इसकी वजह से जो यहाँ पे इंडिया के ऑफिस में है वहाँ पे आपको टैक्स या इंडिया में टैक्स कम देना पड़ता था, और कुछ टैक्स हेवन जो कंट्रीज है जहाँ पे या तो बहुत कम टैक्स लगता है या टैक्स नहीं लगता, वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं. सो जैसे ही यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला, इसके बारे में जानकारी मिली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेसिकली यहाँ पर एक सर्वे किया, जो सर्वे लगभग 3 दिन का था, और उस 3 दिन के बाद यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये पाया कि देयर आर सर्टेन इरेगुलरिटीज विच वी हैव फाउंड इन बीबीसी ऑफिसेज इन दिल्ली एंड बॉम्बे. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके लिए यहाँ पर जांच की जा रही है और इसके लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि लगभग पिछले 3 दिन तक जब से रेड स्टार्ट हुई हमने देखा काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, इवन स्पेशली जितना भी अपोजिशन रूल्ड कह सकते हैं, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ है उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं बीबीसी के सपोर्ट में आए थे. बट जैसे ही यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही ये पा लिया कि देयर आर सर्टेन इरेगुलरिटीज़, तो अब यहाँ पे बहुत कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आने वाले समय में क्या होगा. रीज़न बीइंग, जब यहाँ पे बीबीसी कॉर्पोरेशन से पूछा गया कि उनका क्या मानना है, तो उन्होंने बोला कि हम जब तक हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी उसके पहले हम यहाँ पे किसी भी तरीके का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है. और यहाँ पे ये जो बीबीसी वाला जो मुद्दा हुआ है ये और ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए भी हो गया क्योंकि कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि बीबीसी ने यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर 2 वीडियोज़ यहाँ पर जारी करे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जारी करी थी, और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हमारे देश में और इवन वर्ल्ड में भी हमने देखा था कि इससे रिलेटेड काफ़ी क्रिटिसिज्म बीबीसी को भी झेलना पड़ा था बिकॉज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री. सो दिस वाज अबाउट दिस होल इशू कि यहाँ पे क्या हुआ है, किस तरीके की इरेगुलरिटी यहाँ पर आई है और किसको यहाँ पर इनकम टैक्स आगे लेके देखेगा. चलिए नेक्स्ट न्यूज आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज दिस न्यूज इज बेसिकली अबाउट अडानी हिंडनबर्ग. सो यहाँ पे क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सेज नो टू सील्ड कवर सजेशंस इन अडानी केस. सो यहाँ पे हम पहले समझते हैं बेसिकली अडानी हिंडनबर्ग इशू है क्या. अडानी हिंडनबर्ग इशू यहाँ पर जब स्टार्ट हुआ था लगभग हमने देखा कि 24 जनवरी को ये रिपोर्ट आती है हिंडनबर्ग रिसर्च की, विच इज़ बेसिकली है यूएस बेस्ड कंपनी, न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी जो 2017 में सेटअप हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी. देन हिंडनबर्ग रिसर्च का बेसिकली जो पर्पस होता है वो शॉर्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है. शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आपने जो शेयर्स है वो कम प्राइस में परचेज़ किए, फिर जब शेयर मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ गई तब सेल कर दिया, देन वापस अगर कम होते तो उसको परचेज़ कर दिया. जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली उनका प्रॉफिट्स होता है. सो जैसे ही यहाँ पे लगभग 2 साल की रिसर्च यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च ने करी और उसके बाद ये एलिगेशंस लगाए कि जो अडानी ग्रुप है वो काफ़ी सारी चीज़ों में इरेगुलरिटीज़ में इन्वॉल्व है. व्हाट आर द इरेगुलरिटीज़ कि बेसिकली अडानी ग्रुप यहाँ पर टैक्स इवेजन कर रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है भारत में. इनके जो काफ़ी सारे जो ऑफिसेज हैं या इनके जो हेडक्वार्टर है वो टैक्स हेवन कंट्रीज़ में रखे, सो दैट इनको टैक्सेस का पेमेंट नहीं करना पड़ रहा. इसी के साथ साथ जो शेयर मार्केट में जो अडानी एंटरप्राइज की जो ग्रुप कंपनीज़ है उनके शेयर मार्केट में जो प्राइस है उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट किया जा रहा है. देन देयर आर सर्टेन एलिगेशंस मोर एज वेल कि कुछ जो कंपनीज है अडानी एंटरप्राइज की, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऐसी है जहाँ पे अडानी जो ग्रुप के जो लोग हैं, दैट मीन्स जो अडानी फैमिली के जो लोग हैं वही वहाँ पे टॉप मोस्ट पोजिशंस पे. तो अब यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है कि जैसे ही ये मुद्दा यहाँ पर चला और फिर अडानी एंटरप्राइज ने अपनी 413 पेजेस की रिपोर्ट यहाँ पर दी और बताई कि टाइमिंग गलत है जानबूझ के, क्योंकि हम एक फर्दर पब्लिक ऑफर ऑफ 20,000 करोड़ यहाँ पे लेके आने वाले थे. फर्दर पब्लिक ऑफर हमने डिस्कस किया है. दैट इज़ एक होता है जब आपको किसी कंपनी को पैसों की आवश्यकता होती है तो एक उसके बाद स्टेप होता है दैट इज़ IPO, दैट मीन्स शेयर इशू करना और पैसा आ जाएगा, दैट मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर. और दूसरा एक कहीं ना कहीं तरीका होता है दैट इज़ फर्दर पब्लिक ऑफर. दैट मीन्स कोई कंपनी जिसने पहली बार एक बार शेयर ऑलरेडी इशू कर रखे, अब
पहली के बाद सेकंड टाइम या उससे ज़्यादा जब जब शेयर्स कंपनी इशू करती है या कंपनी को जब जब पैसों की आवश्यकता होती है तो उस कंपनी को FPO के लिए जाना होता है, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो अडानी एंटरप्राइजेज 27 जनवरी को 20,000 करोड़ के FPO के लिए यहाँ पर गई थी और ऐसा बताया जा रहा था कि क्योंकि जैसे ही रिपोर्ट यहाँ पर ये आई मार्केट में अडानी एंटरप्राइज के शेयर की जो प्राइस है वो एकदम से बहुत गिर गई। फिर हालांकि फिर भी इन्वेस्टर्स से कॉन्फिडेंस नहीं मतलब कहीं ना कहीं कम हुआ। इवन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, एंजल इन्वेस्टर्स जो थे, जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने फिर भी अडानी एंटरप्राइज में अपना फेथ दिखाया और पैसा इन्वेस्ट किया और अडानी ग्रुप के शेयर जो है वो ओवर सब्सक्राइब हुए। फिर अडानी एंटरप्राइज के जो चेयरमैन एंड CEO है गौतम एस अडानी जी, उन्होंने फिर से इसको रिटर्न कर दिया, बोला कि हम क्योंकि प्राइजेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो रहे थे, ऊपर नीचे जा रहे थे, इसी वजह से स्टेप लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपोजिशन ने लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि बजट सेशन वहाँ चल रहा था, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और इवन जो मोदी गवर्नमेंट उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि किस तरीके से अडानी एंटरप्राइज के जो मालिक हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी उनके रिलेशंस हैं, उन्होंने किस तरीके से उनको सपोर्ट किया। तो ये दीज आर मेयर ऑल एलिगेशंस। तो अब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे उनका ये मानना था कि यहाँ पे एक JPC की फॉर्म की जाए, जो अपोजिशन पार्टी, दैट इज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पूरा उसको ओवरलुक करे कि क्या सिचुएशन है। बट JPC की ऐसी कुछ बात नहीं हुई कि सरकार ने कोई उसके लिए आश्वासन नहीं दिया। और फिर बाद में हमने देखा कि जो सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है श्री तुषार मेहता जी, उन्होंने बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हम कमेटी बनाने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेटी बनाइए, बट हम चाहते हैं कि सील्ड एनवेलप में हम जो लोग हैं कमेटी में इन्वॉल्व हो उनका नाम आपको दे दें, और ताकि वो कॉन्फिडेंशियल रहे और वो उसका कमेटी की पूरी की जांच करें। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरवीन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट से नो टू सील्ड कवर सजेशन इन अडानी केस। दैट मीन्स जो सजेशन तुषार मेहता जी के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट दिया गया था कि वो जो लोग रहे उनको हम ही सजेस्ट करें और वो पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मना कर दिया है। उनका ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का कि हम ऐसा चाहते हैं कि देयर शुड बी फुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब ऐसे में अगर आप एक पूरी रिपोर्ट है या एक तरीके से पूरा आप उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन कराना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसे में अगर इस तरीके का यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पर एक कमेटी बनाना चाह रहे हैं तो उस कमेटी का पार्ट आपके द्वारा सजेस्ट किए कुछ लोग तो डेफिनेटली नहीं होंगे, और इवन उनका नाम भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाए वो बात सही है। बट हम ऐसा चाहते हैं कि कुछ लोगों को हम ही अपॉइंट करें और एक कमेटी पूरी बनाई जाए ताकि एक कह सकते हैं फ्री एंड फेयर, अनबायस्ड एंड ट्रांसपेरेंट कहीं ना कहीं कमेटी का फॉर्मेशन हो। रादर अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ लोग के मन में यहाँ पर कहीं ना कहीं दुविधा आएगी कि इवन जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने खुद ने ही ये कमेटी यहाँ पर सेटअप कर दी, वो अल्टीमेटली एक अच्छी बात नहीं होगी। इसी वजह से इस चीज़ को भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया और बहुत जल्दी यहाँ पर कमेटी बना दी जाएगी और सो दैट वो कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है, हालांकि कुछ जो लॉयर्स हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ नेम्स भी चेंट किए कि इनको हमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी का हेड बना देना चाहिए। बट यहाँ पे जो ऑनरेबल CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, जो उस पर्टिकुलर बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है और हम जिन लोगों को यहाँ पर सजेस्ट करेंगे उनका ही नाम यहाँ पर फाइनल होगा और आपके द्वारा सजेस्ट किए गए इस तरीके के नाम, मतलब दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट जो लॉयर्स वहाँ पर थे जो उस केस से इन्वॉल्व थे, वो भी कुछ नाम यहाँ पर बता रहे थे कि इन लोगों को यहाँ पर इस कमेटी का पार्ट बनाया जाए। सो दिस वाज अबाउट दिस होल इशू, जहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की भी बात यहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक पिटिशनर से पूछ ली क्या होता है आप बताइए। तो इस तरीके का पूरा कंट्रोवर्सी यहाँ पर चल रहा है। बट आई होप हमने पूरा यहाँ पर अडानी एंटरप्राइज का जो इशू है हिंडनबर्ग वाला और अभी इसमें क्या अपडेट है वो पूरा यहाँ पे समझने की यहाँ पर कोशिश करी। देन ये हम न्यूज़ इसलिए पढ़ रहे हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि ये दिल्ली से रिलेटेड है और सेकंड चीज़ यहाँ पे ये कि पॉलिटिक्स रिलेटेड है। बट इसको डिस्कस करने का रीज़न ये कि कल ही हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में 17 फरवरी में इसके बारे में एक एडिटोरियल पढ़ा था। तो अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा है तो आपको ये समझ में आएगा बेसिकली क्या न्यूज़ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आउट वोटिंग बाय नॉमिनेटेड मेंबर्स। दैट मीन्स यहाँ पे बात की गई कि दिल्ली में अभी MCD इलेक्शंस हुए और MCD इलेक्शंस हुए, बट 3 बार ऐसे इंस्टांसेज हुए जब मेयर का चुनाव की बात हुई बट फिर भी मेयर का चुनाव यहाँ पर नहीं हो पाया। इसी वजह से यहाँ पे अब क्या हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी ये कि क्लियर कट मेजोरिटी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिल चुकी है, बट 10 लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया बाय LG लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी। तो उसके बाद बहुत कॉन्ट्रोवर्सी आई कि 10 लोग कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को वोट करेंगे तो वो बहुत एक क्लोज फाइट यहाँ पर हो सकती है बीजेपी एंड आप में। तो इसी के बाद 3 बार कोशिश की गई एज आई टोल्ड यू, बट स्टिल फिर भी यहाँ पर मेयर नहीं चुना गया। अब यहाँ पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड आउट वोटिंग बाय नॉमिनेटेड मेंबर्स। दैट मीन्स जो 10 लोगों को यहाँ पर नॉमिनेशन हुआ है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा वोट देने के लिए इन द MCD इलेक्शन, जहाँ पे मेयर का MCD के इलेक्शन हो चुके हैं बट जिसमें यहाँ पर मेयर को इलेक्ट यहाँ पे फाइनली किया जाएगा। सो देयर आर सर्टेन पिटिशंस व्हिच हैव बीन फाइल्ड। जो आम आदमी पार्टी की जो मेयोरियल कैंडिडेट है उन्होंने भी इसके बारे में यहाँ पर पिटिशन फाइल करी। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़ और इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और डिस्कस करेंगे।
सेनाज नेम सिंबल गो टू शिंदे कैंप, इसको आगे पढ़ेंगे इसलिए हम यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर. ओके, दिस इज द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप. States में lot of political news are there. Okay, so today we'll be discussing two editorial and two opinions. So what the title of the first editorial says, social security and the story of two budgets. So यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि अभी के यूनियन बजट की अगर बात की जाए 2023-2024 के, तो सरकार ने बोला है, और हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बोला जब से मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे आई है, जब से 2014 से जब से ये सरकार में आए, तो उन्होंने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स या जो गरीब तबका या जो एलिजिबल है, पेंशनर्स है, उनके लिए हमने बहुत काम किया और उनकी एक लाइफ को बेटर करने की यहाँ पर कोशिश की. और जो ऑथर है उन्होंने यहाँ पर बेसिकली एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू दिया एक यूनियन बजट का, और उसी के साथ साथ वेजे वेज अगर हम देखें राजस्थान जो स्टेट में अभी रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने एक स्टेट बजट यहाँ पे प्रेजेंट किया. तो दोनों में क्या कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ थे और किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में यहाँ पर सरकार ने बहुत यहाँ पर काम किया. उसी के बारे में जो राजस्थान गवर्नमेंट है उनमें बहुत काम किया. अब यहाँ पे मनरेगा की बात की गई कि मनरेगा अगर कंटिन्यूस बेसिस पे देखें तो सरकार ने कॉर्पस यहाँ पर कम कर रही है. यहाँ पे सरकार का ऐसा मानना है कि अब हमने रूरल एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर क्रिएट किए, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम यहाँ पर क्रिएट किए, इस वजह से कॉर्पस कम हुआ. और अदर और कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि जो और कॉर्पस था पिछले बजट में 89,000 करोड़ था, उसको अब 60,000 करोड़ यहाँ पर कर दिया गया. इसी के साथ साथ यहाँ पर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की यहाँ पर बात की गई, जिसमें एवरेज बताया गया कि जो पिछले समय से कुछ चल रहा है कि 200 रुपीज़ पर मंथ और 300 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे दिया जाता है. अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि 200 रुपीज़ पर मंथ का मतलब है डेली बेसिस पे 7 रुपये आप पेंशन दे रहे हो, तो उसमें क्या ही हो जाता है. तो अगर आप बात करते हो आप लोगों की बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, या आप लोगों की जो सोशल सिक्योरिटी नीड्स है उनको फुलफिल करना चाह रहे हो, तो क्या इज दिस अमाउंट जस्टिफाइड, ये यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पर क्वेश्चन किया. देन ऑथर ने कुछ डेटा भी यहाँ पर दिया कि किस तरीके से पिछले कुछ समय से अगर अपन देखें तो इसमें NSAP में जो ओवरऑल जो फंड्स है, जितना पैसा एलोकेट किया जा रहा है वो बहुत कम है नेशनल लेवल पे भी. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार इसको किस तरीके से देख रही. अब यहाँ पे ही हमने पूरा समझा कि बजट में यहाँ पर क्या हुआ रिगार्डिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. अब ऑथर ने बात की राजस्थान की, क्योंकि एज आई टोल्ड यू लगभग 8 से 9 दिन बाद 9 डेज आफ्टर 10 फरवरी को हमने देखा था कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत जी ने यहाँ पर बजट पेश किया था. तो उसमें उन्होंने किस तरीके के लोक लुभावन यहाँ पर कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट्स किए थे कि हम ऐसा करने वाले हैं, ये हमारे लिए मतलब कहीं ना कहीं जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है उनको और आगे बढ़ाया जाएगा, लगभग 1 करोड़ लोगों को उस बेनिफिट्स में यहाँ पर जोड़ा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी. तो अल्टीमेटली ऑथर का मानना है कि हमें दैट मीन्स सेंटर को यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट के जो बजट है उससे सीखना चाहिए. और राजस्थान गवर्नमेंट का जो बजट है NSAP का, दैट इज मोर देन द सेंटर्स बजट, नियरली 30% ज़्यादा, 11,500 करोड़ का उनका बजट है. और वही सरकार का जो यूनियन गवर्नमेंट का है उनका लगभग 9,000 करोड़ का है. तो अपने आप में दर्शाता है कि कितना डिफरेंस यहाँ पर है यूनियन गवर्नमेंट का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के तहत और इन द सेम वे राजस्थान गवर्नमेंट के तहत. तो उसको भी यहाँ पर ऑथर ने बताया. देन कुछ इंडेक्सेस बताइए, उसका बताया, और इन्फ्लेशन की बात की कि पिछले कुछ समय से अगर हम इन्फ्लेशन देखें 2004-2005 से अभी तक का इन्फ्लेशन, तो लगभग 93% इन्फ्लेशन हो चुका है. तो उसको भी यहाँ पर ऑथर ने हाईलाइट किया. बट एवरेज उसका 6.95% है. तो ऐसे देखा जाए तो इवन आफ्टर ऑल अप्स एंड डाउन्स इन्फ्लेशन, अगर हम पिछले लगभग 15 से 17 साल की बात करते हैं तो फिर भी इन्फ्लेशन यहाँ पे बहुत कंट्रोल में, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी इंटेंशन यही होता है, एम यही होता है जिसका कि इन्फ्लेशन हमारे देश में 2 से 6% रहे. तो 6.95% रहा. बट अल्टीमेटली हमें ये भी तो सोचना है कितने सारे अप्स एंड डाउन्स थे. हमने कोविड देखा, रशिया यूक्रेन वॉर देखा, उसके पहले इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 वाला, लेमन ब्रदर्स वाला, वो सब भी था. तो बट स्टिल हमारी इकोनॉमी इस तरीके से ग्रो कर रही है, वो कमेंडेबल है. अब यहाँ पे बात की गई कि कुछ लोगों के द्वारा जिस तरीके से धरना दिया जा रहा है और ये जो ओवरऑल कॉर्पस है उसमें एक बहुत भारी यहाँ पर कमी आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमें और या गवर्नमेंट को और बेटर तरीके से यूनियन गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए. और ये जो राजस्थान बजट है एक बहुत अच्छा रेप्लिका हो सकता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि किस तरीके से राजस्थान सरकार ने किस तरीके से पूरा उसको लोगों के बेनिफिट के लिए यहाँ पर एक बजट पेश किया. तो ये यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल का यहाँ पर क्रक्स बताया और किस तरीके से जो ऑनरेबल मोदी गवर्नमेंट है किस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल जो बजट है उसको कम कर रही है, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू मनरेगा की बात की जाए या दूसरे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की बात की जाए. तो अगर आप बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, तो आपको सभी को साथ में लेके चलना है. और सभी को साथ में लेके चलना है तो डेफिनेटली आपको जो गरीब तबका है या पेंशन जो के लिए जो एलिजिबल है, जिनके पास कहीं ना कहीं प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, तो अल्टीमेटली उनके लिए उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है. बट यहाँ पे सरकार के द्वारा रिसेंट जो बजट यहाँ पे अनाउंस किया गया 1 फरवरी को ऑनरेबल मिनिस्टर
निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें इतना कुछ इन लोगों के बारे में नहीं था, ऐसा यहाँ पर ऑथर का मानना है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड एडिटोरियल में। सो व्हाट द टाइटल ऑफ द सेकंड एडिटोरियल सेज द थियोलॉजी बिहाइंड तालिबान्स माइसोगिनी। सो यहाँ पर ऑथर ने बात की है तालिबान की। तालिबान यहाँ पे अभी अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूँ, दिस द सेकंड टाइम कि जब तालिबान यहाँ पर अफगानिस्तान में रूल कर रहा है। पहला हमने देखा था 1996 से 2001 तक वहाँ पे तालिबान ने रूल किया था। अब सेकंड टाइम हमने देखा था 15 अगस्त 2021, जहाँ पे लगभग 1.5 साल का समय हो चुका है जब तालिबान ने यहाँ पर अफगानिस्तान को कंट्रोल किया था, जैसे ही US ट्रूप्स वहाँ से लेफ्ट हो गए थे। अब यहाँ पे ऑथर ने बताया कि कुछ समय, क्योंकि इनिशियल फेज़ में जब यहाँ पे तालिबान ने रूल किया था, उन्होंने बोला कि हम फीमेल्स का ध्यान रखेंगे, उनको सब पावर्स देंगे। देयर आर सर्टेन इंस्टांसेस जहाँ पे कुछ फीमेल्स जॉब्स कर रही थी तो उनको कंटिन्यू रखा गया। तो क्लियरली एक सिग्नल था कि ये तालिबान चेंज तालिबान है, मतलब वो पुराना वाला तालिबान नहीं है। हालांकि ऐसे ही कुछ हमने पहले भी देखा था जब 6 ईयर्स के लिए 96 से 2001 तक उन्होंने रूल किया था, तब भी इनिशियली उन्होंने जो वुमेंस है उनके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था। बट बाद में जो जिस तरीके से शरिया कानून वहाँ पर इनिशिएट किया गया तो उसके बाद स्थिति वहाँ पर बहुत ख़राब होती गई महिलाओं की और बच्चियों की। तो ऐसा ही कुछ अब वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे ऑथर ने साइट किए कि किस तरीके से वुमेंस को स्कूल्स नहीं जाने दिया जा रहा, और अगर उनकी फैमिली से कोई जाता है या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए बुरके के बिना कोई बाहर नहीं आ सकता। अगर वो आएगा तो उनके जो लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज में, उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली वुमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, फीमेल्स के लिए अभी सिचुएशन अगर देखी जाए तो तालिबान में बहुत सिचुएशन वहाँ पर ख़राब है। उनके जो मूलभूत अधिकार है वो उनको नहीं दिए जा रहे। और ऐसे ही कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट कंट्रीज़ की मैं अगर बात करूँ, जहाँ पे जिस तरीके से अगर यहाँ पे इराक की बात की जाए, जिस तरीके से ईरान यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, कतर में हम जिस तरीके की चीज़ें देखते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ पे तालिबान भी यहाँ पर कर रहा है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से वुमेंस के लिए यहाँ पे काम किया जाए, वुमेंस के लिए को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स दिए जाए। बट ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है इन तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑथर ने साइट किए किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है। कुछ सजेशंस जो यहाँ पर दिए गए उनके बारे में बताया गया कि इसको यहाँ पर रीड करते हैं हम। फॉर इंस्टांस द दियोबंदी मौलवी अशरफ अली थनवी हैड सेट द टोन फॉर द सेक्सिज्म ऑफ द तालिबानी काइंड व्हेन ही वांट दैट गर्ल्स शुड नॉट बी टॉट ज्योग्राफी। मतलब जो बच्चियाँ हैं उनको क्या किया नहीं जाना चाहिए, ज्योग्राफी नहीं पढ़ानी। क्यों? उसका क्या होगा? बिकॉज इट वुड ओनली हेल्प देम रन अवे फ्रॉम होम बाय टीचिंग देम द लोकेशन ऑफ एंड रूट्स टू डिफरेंट टाउन। एंड नाउ वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। और ऐसे में अगर इस तरीके की बातें होती है कि जो महिलाएं हैं, बच्ची हैं, उनको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर अल्टीमेटली उन्हें पता चल गया ज्योग्राफी क्या है तो वहाँ से भाग जाएंगे। तो दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान। सच में एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि कैसे वहाँ पर वुमेंस के जो राइट्स है उनका हनन हो रहा है, उनके जो बेसिक मूलभूत अधिकार है वो उनको नहीं दिए जा रहे। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ऑथर ने एक चीज़ और साइट करी है कि बेसिकली यहाँ पर जो मदरसे हैं उनका बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है, क्योंकि मदरसे का काम प्रॉपर्ली वैसे ये होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर टीचिंग हो, उनको नॉलेज दी जाए। बट रादर मोस्ट ऑफ द मदरसेज की बात करें तो वो रिलेटिंग टू इस्लाम उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और काफ़ी सारे मदरसेज में हमने देखा एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाया जाता है। तो इसी वजह से जो ऑथर है वो कहीं ना कहीं अर्बन माइंडसेट, जो नया माइंडसेट है उसको यहाँ पर रखते हैं रिगार्डिंग मुस्लिम वुमेंस या मुस्लिम्स के जो रूल्स रेगुलेशन। अदरवाइज जो मुस्लिम कम्युनिटी की कहीं ना कहीं जो इमेज यहाँ पर बन रही है बिकॉज ऑफ कि जो वुमेंस का यहाँ पर अधिकारों का हनन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ऐसा ऑथर का मानना है। तो कहीं ना कहीं नया जो एक कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी नई तरीके से, और जो पुराने आउटडेटेड मेथड्स है उनको यहाँ पर बंद करने की आवश्यकता है, उस पर काम करने की आवश्यकता है, सो दैट वुमेंस के राइट्स को भी यहाँ पर ध्यान दिया जा सके। सो ये बेसिकली यहाँ पर तालिबान की सिचुएशन है, उसको यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हायर एजुकेशन और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया। चलिए अब आते हैं हम फर्स्ट ओपिनियन पे। So the first opinion is talking about मनरेगा. So what the title says, going off course, the center's suggestion on changes in मनरेगा seem misguided. सो रिसेंटली हमने देखा कि यहाँ पर मनरेगा की बात की गई। मनरेगा में ओवरऑल कॉर्पस एज आई टोल्ड यू कि कम किया गया, उसको सरकार ने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि मनरेगा एक रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन क्योंकि जब यहाँ पे ऑफ सीजन आता है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट हम बहुत देखते हैं यहाँ पर गाँव में, तो ऐसे में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रूरल हाउस होल्ड्स के लिए रहती है कि वो अपने बेसिक नीड्स को यहाँ पर फुलफिल कर सके थ्रू मनरेगा। बट यहाँ पे इवन यहाँ पे ऑथर ने ये भी साइट किया कि पिछले कुछ समय में स्पेशली इन कोविड हम देखें तो दोज पीपल हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज, तो उनके पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि अब फिर से अगर वो गाँव में आ गए तो वहाँ पे मनरेगा उनके लिए अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है।
बट ऐसा नहीं हुआ। पिछले कुछ समय से अगर यूनियन गवर्नमेंट की यहाँ पे बात की जाए तो उनको ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल जो बजट है या ओवरऑल जितना पैसा यहाँ पर इनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं उनका जो देश का जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें कमी आ रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑर्डर ने इस चीज़ को भी साइड किया कि मनरेगा में जो कॉर्पस है वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए रादर देन कि लोगों को यहाँ पर अल्टीमेटली किया जाए कि और पैसा दिया जाए तो उससे उनकी बेटर लाइफ होगी। बट रादर अगर आप सोचो कि इससे आपको फिस्कल एक्सपेंडिचर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा भी यहाँ पर ऑर्डर ने बताया। सेकेंडली यहाँ पे कुछ डेटा साइट किए गए कि ओवरऑल जो हमारा बजट का कॉर्पस है, जिसमें अगर पुराने बजट्स की बात की जाए जहाँ पे ओवरऑल बजट का जो आउटले का 2.14% यहाँ पे मनरेगा में होता था, अब उसको कम करके 1.33% यहाँ पर कर दिया गया। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि जिस तरीके से 89,000 करोड़ का कॉर्पस पिछले बजट में 2022-2023 में था, अब इसको बढ़ा के यहाँ पर कम करके 60,000 करोड़ यहाँ पर कर दिया गया। तो दैट क्लियरली शोज कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। अब यहाँ पे जो रिसेंट अपडेट है, हमारे जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर है श्री गिरिराज सिंह जी, उन्होंने इसकी जानकारी दी कि हमें यहाँ पर अब दिक्कत सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि मनरेगा में जो स्टेट्स है उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे 60-40 रेशो आना चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दैट मीन्स अगर टोटल पेमेंट यहाँ पे किया जा रहा है तो 60% सेंटर दे और 40% यहाँ पर स्टेट्स दे। तो अभी तक ये होता है कि 100% ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब यहाँ पे उसका बर्डन यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेट्स को शिफ्ट करने की बात यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ने की है। तो जैसे ही यहाँ पर उन्होंने ये बात रखी तो काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म यहाँ पर उन्हें झेलना पड़ा। काफ़ी सारे लोगों का मानना था कि बिल्कुल गलत है और कहीं ना कहीं सरकार लोगों के हित के लिए यहाँ पर काम नहीं कर रही और इसका जो भी बर्डन जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर डाल रहे हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि ओवरऑल जो 40% फंडिंग जो है वो किसको दे दी जाए, या मनरेगा में ओवरऑल जो पैसा दिया जाता है 40% कॉन्ट्रीब्यूशन किस पे, स्टेट्स पे दिया जाए। यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जी का ये मानना है कि अल्टीमेटली स्टेट्स यहाँ पे जो करप्शन को कर्व करने में और बाकी सारे मेजर्स को ध्यान में रखते हुए उस पर काम नहीं कर पा रही। तो ऐसे में अगर उनकी जेब से अगर कुछ पैसा जाएगा तो पूरा उसको मॉनिटर करेंगे कि अच्छे से इसमें काम हो, ताकि जितना करप्शन हम देखते हैं मनरेगा में और कहीं ना कहीं इससे ट्रांसपेरेंसी और बेटर हो पाएगी। अदरवाइज आज की सिचुएशन ये है कि बहुत ज़्यादा करप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। और इवन जो इनका पर्पज़ है, मनरेगा में जो लोग काम करते हैं वो बहुत सेक्टर स्पेसिफिक, मतलब कुछ ही एक सेक्टर्स में यहाँ पर काम करते हैं ताकि प्रॉपर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप यहाँ पर नहीं किया जाता। इसी वजह से सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है, उसी को कम करने के लिए यहाँ पर गिरिराज सिंह जी ने यहाँ पर बताया। देन एग्जीक्यूटिव फीट, पार्लियामेंट शुड रिमेन ए फोरम फॉर फ्री डिबेट एंड डिस्कशन। सो यहाँ पे ऑर्डर ने बात की कि रिसेंटली हमने देखा जब मोशन ऑफ थैंक्स यहाँ पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को यहाँ पर दिया जा रहा था और जब जो अपोजिशन के लीडर है और जो फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी जब वो यहाँ पर बात कर रहे थे तो उनकी जो काफ़ी सारी बात जो है उनको कहीं ना कहीं एज ए चार्ज ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है उसे हटा दिया गया। अब यहाँ पे ऑर्डर ने क्वेश्चन किया कि क्या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपोजिशन पार्टी से है अगर वो सरकार को क्वेश्चन करेगा तो क्या उसकी बात सदन के पटल से हटा दी जाएगी? क्या ये सही है? इसका मतलब तो ये हो गया कि सरकार से अब कोई प्रश्न ही नहीं पूछ सकता। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ऑर्डर का मानना है कि ये सही डिसीजन नहीं था। और इवन जब यहाँ पे राहुल गांधी जी ने पूछा गया अबाउट मिस्टर अडानी तो ना किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा क्लियरली जेपीसी की बात की गई, और जब जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ना लोकसभा में राज्यसभा में ना अडानी एंटरप्राइज का मालिक का नाम लिया और ना उससे रिलेटेड कुछ बात की। तो क्या यहाँ पर ऑर्डर ने यही क्वेश्चन किया कि क्या आप सरकार से हम प्रश्न भी पूछेंगे तो उसको भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से यहाँ पर हटा दिया जाएगा? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको यहाँ पर ऑर्डर ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया और इसमें यहाँ पर जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है श्री ओम बिरला जी और जो चेयरमैन है राज्यसभा के श्री जगदीप धनखड़ जी, उनको भी हाईलाइट किया गया कि उनका भी यहाँ पर क्या रोल हो जाता है। द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर टू प्रोटेक्ट द मैजेस्टी ऑफ पार्लियामेंट particularly in its interaction with other branches of the state rather than disciplining the members. That means उनका यहाँ पर पर्पज़ ये है कि जिस पर्पज़ के लिए कि एक हेल्दी डिबेट हो, जो अपोजिशन का जो इशूज़ है उसको कर्टेल किया जाए, उसके ऊपर ध्यान रखा जाए, बट रादर ये नहीं हो रहा। वो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, जो अपोजिशन के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको वहाँ पर कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। तो क्या ये सही है? देन इसी के साथ साथ जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो कहीं ना कहीं उनकी स्पीच में बोला कि मेरे पास ब्लेसिंग्स है 140 करोड़ पीपल की, उसी वो मुझे हिम्मत दे रही है, उसी के तहत मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों को हाईलाइट किया। बट ऑर्डर का ये मानना है कि जिस तरीके से ये कुछ प्रोसीडिंग्स का जो पार्ट था और जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए गए उसको हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया फ्रॉम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलत है। ऐसा ऑर्डर ने यहाँ पर साइट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन
थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, हालांकि दिस इज पॉलिटिकल, बट एज आई टोल्ड यू फर्स्ट पेज में बोला था कि इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बिकॉज इससे रिलेटेड आने वाले समय में हमें एडिटोरियल्स देखने को मिल सकते हैं, तो इसी वजह से इसको डिस्कस करते हैं। विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी सेज शिंदे, डेमोक्रेसी डेड डिक्लेयर्स उद्धव। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि 2019 में हमने देखा था कि जो महाराष्ट्र के स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस थे, असेंबली इलेक्शन, जहाँ पे बीजेपी और शिवसेना जो है उन्होंने साथ में चुनाव लड़ा था। बट जैसे यहाँ पर बीजेपी शिवसेना को क्लियर मेजोरिटी भी यहाँ पर मिल गई थी, बट फिर यहाँ पर शिवसेना ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हमें चीफ मिनिस्टर बनना है, बट बीजेपी ने क्लियरली उस समय बोल रखा था कि चीफ मिनिस्टर तो हमारे ही रहेंगे और जो देवेंद्र फडणवीस जी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है वही कंटिन्यू उनका टर्म यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे महाविकास आघाड़ी करके एक सरकार बनती है, जहाँ पे जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है एनसीपी, जिसके लीडर शरद पवार जी है, देन कांग्रेस पार्टी और शिवसेना जो है, जो उद्धव ठाकरे को उसको लीड करते हैं, उन तीनों ने मिलकर यहाँ पर एक सरकार बनाई। वो लगभग 2-2.5 साल तक यहाँ पे चली और उनके ऊपर काफ़ी करप्शन के चार्जेस और काफ़ी सारे उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो आज भी जेल में। अब क्या हुआ कि एक नया फैक्शन यहाँ पर बना जो शिवसेना से अलग हुआ, जिसको लीड यहाँ पे शिवसेना के ही लीडर एकनाथ शिंदे जी ने किया। और उन्होंने अब बाद में पिछले कुछ समय पहले देखा कि उन्होंने फ्लोर टेस्ट किया, कुछ काफ़ी सारे लीडर्स जो है 40 MLAs उनके साथ आ गए। बीजेपी के पास एक अच्छा खासा मेंबर ऑफ जो मेंबर्स MLAs का यहाँ पर सपोर्ट था, तो अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ पर सरकार बना ली। अब यहाँ पे कंसर्न ये आ गया कि असली शिवसेना का जो वारिस है वो कौन है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी के पास MLAs इतने नहीं थे, सांसद इतने नहीं थे, MLCs इतने नहीं थे, और जो एकनाथ शिंदे जी, उनका ऐसा मानना था कि ये तो पार्टी हमारी है और हम बाला साहेब ठाकरे जी के जो विचार है उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अब क्या हुआ, कल ही यहाँ पर डिसीजन आया कि जो तीर कमान का जो सिंबल है, इलेक्शन सिंबल जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है और शिवसेना के पास था, वो अब, क्योंकि अब यहाँ पर जो शिवसेना है वो 2 धड़ वाली हो गई। दैट इज़ एक बाला साहेब ठाकरे जी की जो एकनाथ शिंदे जी लीड कर रहे हैं, और एक दूसरी जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की जो शिवसेना है। तो ऐसे में यहाँ पर अब जो है ये एकनाथ शिंदे जी के लिए एक बहुत बड़ी कल जीत थी कि जो बेसिक सिंबल था जितने समय से शिवसेना के बाद जो एक सिंगल पार्टी थी, अब यहाँ पे क्योंकि स्प्लिट हो चुकी है, तो वो जो पॉलिटिकल सिंबल है जो है तीर कमान का, वो अब किसको दे दिया गया है, एकनाथ शिंदे जी को। और जैसे यहाँ पर यह आया तो विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी ने बोला, बट यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और जो बाला साहेब ये जो शिवसेना है जिसमें उद्धव ठाकरे जी उसको लीड कर रहे हैं, उसको बोला है कि डेमोक्रेसी इज डेड। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम कर रहा है, वो सरकार, उसके ऊपर जो यूनियन गवर्नमेंट है बहुत यहाँ पर प्रेशर कर रही है, इसी वजह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये किया गया। हालांकि इनके लीडर्स के द्वारा बोला गया कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बट जब इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो उसको यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी उसमें इंटरवीन यहाँ पर नहीं करेगा, बिकॉज इलेक्शन कमीशन का अपना डिसीजन है और अल्टीमेटली सिंबल इलेक्शन कमीशन यहाँ पर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस न्यूज़, सेंटर टर्न्स फोकस ऑन की G20 मीटिंग। सो G20 के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि G20 का इस साल भारत प्रेसिडेंट है। पहली मीटिंग हमारे यहाँ पे कोलकाता में हो गई है और इसी महीने, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ फरवरी, हम देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ ही 23 से 25 ऑफ फरवरी को फिर से एक मीटिंग बेंगलुरु में, जहाँ पे हमारे जितने भी देश है G20 के और जो इन्वाइटिंग कंट्रीज है उनके फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर ऑर्डर ने बात की है कि अभी की सिचुएशन अगर हम देखें, क्योंकि फर्स्ट ऑफ मार्च को यहाँ पर न्यू दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग है जिसमें जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स है G20 के, जिसमें रशिया भी पार्ट है, तो वो सब यहाँ पर आने वाले। तो किस तरीके से हमारे यहाँ के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एस जयशंकर जी, NS अजीत डोभाल जी और विनय मोहन क्वात्रा जी फॉरेन सेक्रेटरी, ये सब के वी मुरलीधरन जी जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, किस तरीके से ये लोग अलग अलग जगह जाके अलग अलग लोगों से जो G20 के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं। ये पूरा यहाँ पर बहुत अच्छे से बता रखा है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि सर्जी लेवरोव जो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर भारत आने वाले। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ हो सकती है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि इंडिया यहाँ पर इस बार G20 का प्रेसिडेंट है और यहाँ पे एक ही फोरम पे USA भी आएगा, देन चाइना विल बी देयर, देन ऐसे में यहाँ पर रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव वो भी यहाँ पर होने वाले हैं। और 24 ऑफ फरवरी को ही इसी साल नेक्स्ट वीक ही जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसको 1 साल भी हो जाएगा, और उसी बीच यहाँ पर ये ट्रेड मिनिस्टर्स की मीट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल यहाँ पर होने वाली। तो उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से अलग अलग लीडर्स अलग अलग देशों में, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई ढाका जा रहा है, और कोई मतलब अलग अलग देशों में USA, वाशिंगटन यहाँ पे विजिट किया, लंदन विजिट किया, देन मॉस्को यहाँ पर विजिट किया NS अजीत डोभाल जी के द्वारा। तो दैट क्लियरली इज अ सिग्नल कि इंडिया कितना सीरियस है रिगार्डिंग G20 और किस तरीके से इस मीटिंग्स को और बेटर यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, then on the world section we'll be discussing one news. So what the title of the news says,
Zelensky seeks speedy सप्लाई ऑफ आर्म्स फ्रॉम एलाइज। सो यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर को, और जिस तरीके से रशिया कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पर और ऑफेंसिव मोड में यहाँ पर काम कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर जो यूक्रेन है वो वहाँ पे एक मीटिंग थी, नॉट इन यूक्रेन, जर्मनी में एक मीटिंग थी जिसको म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बोला जा रहा है, जिसको वर्चुअली एड्रेस यहाँ पर मिस्टर जेलेंस्की ने किया, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर अर्ज करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज से कि हमें और ज़्यादा आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई यहाँ पर दिए जाए, ताकि जो रशिया जिस तरीके से यहाँ पर काउंटर कर रहा है, रशिया जिस तरीके से यहाँ पर अटैक हम पे कर रहा है, तो हम उसको यहाँ पर रोकने में यहाँ पर सक्षम हो। तो ऐसा हमने काफ़ी बार देखा अलग अलग फोरम्स पे कि मिस्टर जेलेंस्की यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उससे उनसे सपोर्ट यहाँ पर मांग रहे हैं, यूएसए यहाँ पर उनको सपोर्ट कर रहा है, देन यूके हमने देखा, फ्रांस, जर्मनी, ऑल दीज वेस्टर्न कंट्रीज दे आर हेल्पिंग यूक्रेन इन ऑर्डर टू केटर टू द वॉर विच हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर द पास्ट नियरली 1 year. So this was about this news. Okay, so herein I conclude with today's session. So that's all from my side. Thank you.